ओके सो हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी को ही हम लोग जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और हमने एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए थे इन आवर लास्ट क्लास। ठीक है, वो लास्ट क्लास में देख लेना। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जब हम लोग प्रिंसिपल्स कर रहे थे तब मैंने एक चीज बताई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन से एक चीज शो होती है दैट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमको शो करती है वो ये शो करती है जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता था कि every transaction has two effect। ठीक है, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे जरा, थोड़ा सा मेरा बीच का एक क्वेश्चन है। डेबिट में तो आर आता ही नहीं है, तो ये डी आर और सी आर का फुल फॉर्म क्या है? अब आप बोलोगे कि जी सी आर तो क्रेडिट होता है, तो मैच करने के लिए डी आर कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, कुछ फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे बताएंगे, वरना कुछ देर बाद मैं ही बता दूंगी। क्या, सोचो, थोड़ा सा सोचो, लेकिन सोचने के साथ साथ क्लास पे भी ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं कि सोचने में ध्यान लगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो ये शो करता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, प्रत्येक लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों का असर कैसे पड़ता है वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन किसके द्वारा शो की जाती है? बैलेंस के द्वारा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जी होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, फिक्स अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट। तो यहाँ पर जब हम लाइबिलिटीज लिखते थे, ये पुराना वाला फॉर्मेट है, वैसे कंपनीज के लिए नया वाला आ गया है, एनालाइजिंग वाला। यहाँ पर हम लिखते थे कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो माइनस करते थे। माइनस करते थे ड्रॉइंग ना, ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही करते थे, यही करते थे ना। टेस्ट हो गया है, अभी हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट का पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा। क्या, बैठिए। स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट था। ओके, तो क्या यही हम करते थे। इसके बाद जो अमाउंट आता था वो कैपिटल का अमाउंट होता था। उसके बाद हम लिखते थे फिक्स्ड लाइबिलिटीज, सारी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे हमारी बोरोइंग, हमारा लोन, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बिल्स पेबल्स, है ना। और यहाँ पर असेट्स में आती थी आपकी फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, और आप फिक्स में आपका टेंजिबल इंटेंजिबल सब आता था। तो यहाँ से हमको एक चीज शो हो रही है कि अगर मुझे असेट्स निकालनी हो तो मैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कर सकती। इज इट? अगर मुझे असेट्स कैलकुलेट करनी है तो मैं कैपिटल वाला अमाउंट और लाइबिलिटीज वाले अमाउंट को ऐड कर दूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो मैं असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, है ना। और अगर मुझे लाइबिलिटीज निकालनी है तो मैं असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दूं। लिख रही हूँ, मुझे ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जी असेट निकालने को बोल दिया था, कैपिटल निकालने को दे दिया था, लायबिलिटी निकालने को दे दिया था, और एक और ऑप्शन था वो थोड़ा सा अलग था, मतलब उसमें कुछ गलत कर दिया था, उनको ध्यान नहीं है। तो ये तीन तो सही थे, जो चौथा था वो गलत था, और आंसर वही था क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जी ये है
जो हमें ये बताती है कि प्रत्येक लेन देन का दो जगह पर प्रभाव पड़ता है, और वो दो जगह प्रभाव हम इसमें दिखाएंगे जब हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और बैलेंस शीट के द्वारा शो की जाती है, ठीक है। क्लियर है। ये है ना असेट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना, असेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कैपिटल भी आती है और लायबिलिटीज भी आती है, ठीक है। तो असेट्स प्लस इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही हमारी इक्वेशन है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद है ना, बस ये चीज तो याद है ना कि कैपिटल भी आती है और आउटसाइडर लायबिलिटी भी आती है, ठीक है। लायबिलिटीज आती है, असेट आती है। यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल शो करते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और नेट लॉस हुआ तो उसे माइनस कर देते हैं, है ना। ड्रॉइंग होती है तो उसे माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है तो उसको ऐड कर, हाँ आहरण, ठीक है। और अगर शुद्ध लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, शुद्ध हानि होती है तो माइनस कर देते हैं। तो इसी फॉर्मेट को जब हम इक्वेशन में शो कर रहे हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन, नथिंग एल्स। डेबिटर नहीं, इसका मतलब होता है डेबिट रेमिडेंस, क्रेडिट रेमिडेंस, ट्रीटमेंट। रेमिडेंस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, कि डेबिट ट्रीट किया जा रहा है उसको और क्रेडिट ट्रीट किया जा रहा है उसको। बेइज्जती हुई थी मेरी जब मुझसे किसी ने पूछा था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, कॉमर्स लिया था यूपी बोर्ड में, तो मुझसे पूछा था डीआर क्यों लिख रहे हैं। यार मेरे को पता नहीं किस बात की कॉमर्स पढ़ रही होती, तो छोटी छोटी बातों का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाई इट इज लाइक दिस। कैपिटल हमारी लायबिलिटी क्यों है, कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड पे शो कर रहे हैं, ये कौन से प्रिंसिपल के आधार पर कर रहे हैं। कभी कभी वापस सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बेस पर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के बेस पर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के बेस पर, सेपरेट लीगल लीगल नहीं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज assets is equals to liabilities plus capital, या कैपिटल प्लस liabilities लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले तो इक्वेशन ही पूछ लेंगे, हो सकता है। दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल शो कर रही है, तो ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को शो कर रही है। तीसरा पूछ सकते हैं कि इस ये किसके द्वारा शो की जाती है, पी एंड एल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस, तो बैलेंस शीट के द्वारा शो की जाती है, ठीक है। अब या अब चौथी चीज क्या हो सकती है कि आपको एक ट्रांजैक्शन दे दिया और इक्वेशन दे दी, अब बताओ इस इक्वेशन पर इस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करने के बाद क्या असर पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज आती है क्या, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस करते हैं, चलो दो चार क्वेश्चंस करते हैं। देखो तीन एंट्रीज दी हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पहली है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 45,000, ठीक है। अब बताओ असेट में हमारे पास कैश आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 45,000 हो जाएगा, है ना। कैश आया और यहाँ पर लायबिलिटीज में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कैपिटल में आ गया, है ना। कैश आया 45,000 और हमारे पास कैपिटल आ गई 45,000,
सेम इफेक्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये इसका था है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। बैंक अकाउंट ओपनिंग बाय 4500, ठीक है। तो जी यहाँ से क्या हुआ होगा, एक तो हमारे पास से कैश गया होगा, हमारे पास से कैश गया 4500, चलो 5000 कर लो उसको, तो हमें ज्यादा लोड लेनी, हमें सिर्फ एस्पेक्ट पता होने चाहिए। 5000, ठीक है। तो हमारे पास से कैश जो था वो 40,000 हो गया, लेकिन हमारे पास बैंक आ गया, बैंक भी तो हमारी एसेट ही है, ठीक है। सामने अभी तक लायबिलिटी तो कोई आई नहीं है, तो लायबिलिटीज 0, और हमारे पास कैपिटल तो उतनी है, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है अभी, बराबर। हर चीज का दो जगह असर पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स फ्रॉम, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम MS Sun and Company for 11,400। परचेज गुड्स फ्रॉम Messrs Sun and Company for 11,200। अब आपको अगर ध्यान हो तो जब हम जर्नल एंट्रीज करते थे तब हमें एक बात बताई जाती थी कि अगर किसी का नाम लिखा हो, अगर किसी का नाम लिखा हो और कैश ना लिखा हो तो हम मानेंगे कि वो उधार है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये चीज आपको तब भी ध्यान रखनी है जब जर्नल एंट्रीज करेंगे। जब नेम लिखा हो और कैश भी लिखा हो कि हमने इससे नगद खरीदा, या ब्रॉड फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी इन कैश, ठीक है, तब तो हम उसको कैश में मानेंगे कि हमने कैश देकर खरीदा है। सिर्फ हमको नाम दिया हुआ हो और कैश जो है वो नहीं लिखा हुआ हो उस एंट्री में, तब हम उसको उधार मानेंगे, ठीक है। तब हमें उस नाम से, उस पर्सन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, जब आपको अपने बेचे हुए सामान का भुगतान मिल गया, यू हैव गॉट द पेमेंट फॉर योर सेल, तो आपको उस पर्सन का खाता अपने यहाँ खोलने की जरूरत ही क्या है। जब आप कैश में सेल कर रहे हो, कैश में परचेज कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके लिए मैटर ही नहीं करता। जब उधार करोगे तब खाता खुलेगा, इज इट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे नाम लिखा है लेकिन कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, तो हम उसे उधार लेन देन मानेंगे कि हमने उधार में खरीदा है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास से कैश तो गया नहीं, कैश नहीं गया ना, बैंक में से भी कुछ नहीं गया, बैंक में से भी कुछ नहीं गया, कैश आया, बैंक है, लेकिन हमारे पास स्टॉक भी तो आ गया। स्टॉक में बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करते हैं, ठीक है। स्टॉक कितने का आया, 11,200 का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, 45,000 ही है, 45,000 ही है, लेकिन हमारे पास क्रेडिटर आ गए, हमारे पास लेनदार आ गए जो हमसे वसूली करेंगे। बराबर हो गई क्या इक्वेशन, ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वो ये अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है। आ गया क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 2,000, सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग 2,000 फॉर 3,000। 2,000 की कॉस्ट का सामान मैंने सोहन को 3,000 में बेच दिया। अब यहाँ पर भी कैश नहीं लिखा है, तो सोहन को मैंने उधार बेचा है, ठीक है। तो अब देखो, कैश ना आया ना गया, 40,000,
बैंक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 5,000। ठीक है, स्टॉक में पड़ा, 2,000 का सामान चला गया ना, 2,000 का सामान चला गया तो स्टॉक में पड़ गया, 9,200 का हो गया। लेकिन हमारे पास डेटर आ गए, डेटर आ गए क्योंकि उसने उधार माल खरीदा है हमसे, 3,000 का सामान हमने उसको बेचा है। ठीक है, तो जी यहाँ से क्या हुआ, सोहन हमारा डेटर बन गया और हमें प्रॉफिट हुआ है 1,000 का, 1,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। ठीक है, हमारा सामान तो कम हो गया। अब आ जाओ यहाँ, कैपिटल और क्रेडिटर। क्रेडिटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 11,200 के ही रहेंगे। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, है ना, तो प्रॉफिट हमारा 1,000 रुपए से बढ़ जाएगा। जब 1,000 रुपए से बढ़ जाएगा तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो दैट वुड बी 46,000। लगा लो, बराबर आया क्या? हम्म, तो वहां भी तो 1,000 रुपए बढ़ गया ना। कैलकुलेट तो करो पहले, फिर तो डाउट निकालो ना। 48, 48, 57,200, 57,200। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका फर्स्ट, कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रीट कैसे करना है, हर ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में किस चीज की एंट्री होगी। कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा प्रॉफिट का, कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा लॉस का, कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा किसी भी एक्सपेंसेस का, कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा किसी भी इनकम का। क्यों इनकम और एक्सपेंसेस का होगा? क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं पीएनडल में, है ना, और पीएनडल का बैलेंस ही जाता है इसमें। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा प्रॉफिट 2,000 है तो और मैं लिख रही हूँ टू सैलरी जो कि 1,000 है, तो मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपए हो जाएगा ना। तो यही 1,000 रुपए फिर ट्रांसफर होगा कैपिटल में। तो जितने, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तब कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है खर्चा, कोई भी इनकम हो रही है, सबका एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ होगा। इसके अलावा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब की एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अपने कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, 5 एंट्रीज लिख रही हूँ, करते जाओ, फिर मैं करवाऊंगी। पहली है बिजनेस स्टार्टेड, विथ कैश 50,000 एंड फर्नीचर 50,000। ठीक है, दूसरी एंट्री है परचेज्ड फ्रॉम मोहन 20,000 इन कैश। सैलरीज पेड 50,000।
आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, जिसका कॉस्ट था 2,400। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ, चलो करो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मैं करवाऊंगी, देखो तुम्हें कितना आया एक क्वेश्चन करके। अरे फर्स्ट एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो जी असेट में आपके पास कैश आया और फर्नीचर भी आ गया। यहाँ पर कैपिटल के लिए तो लगाया है ये, तो 1 लाख की कैपिटल हो गई, और लायबिलिटीज अभी है नहीं तो 0। ठीक है, इसका भी टोटल 1 लाख, भी लगाते जाओ, इसका भी टोटल 1 लाख। क्लियर, फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड फ्रॉम मोहन 20,000 इन कैश। कैश देकर हमने मोहन से खरीदा है, तो जी कैश आपका 20,000 कम हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, या फिर मैं इसको शो ही कर दूं यहाँ पे। कैश जो है वो आपका -20,000 हो जाएगा, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास स्टॉक आ जाएगा 20,000 का। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 30,000 कैश में रहेंगे, 50,000 फर्नीचर में रहेंगे, और 20,000 जो है वो स्टॉक में रहेंगे, असेट में। पहले देख लो फिर लिख लेना आप सामने। कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी कोई क्रिएट होगी नहीं। ये भी 1 लाख ही रहेगी और ये जो रहेगा। ये किया था, परचेज को सेल समझ लिया था, वो नहीं करना है, होश में रहना है। सैलरीज पेड, सैलरी हमारा एक खर्चा है। ठीक है, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा 3,000 से, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 3,000, जैसे कि मैंने कहा था सारे खर्चों की एडजस्टमेंट कैपिटल से होनी है, लायबिलिटी हमारी कोई क्रिएट होगी नहीं। तो फिर फाइनल इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या बन जाएगी? 27,000, 50,000 और आपका 20,000, सामने आएगा 97,000 और 0। क्या हो गया, आ रहा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कहाँ कहाँ शो करते हैं, पहले तो ये बताओ। हाँ,
एक तो लायबिलिटीज में शो करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस को, और जो रिलेटेड खर्चा होता है उसमें ऐड कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर देते हैं, है ना, प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड किया होगा, क्या जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट ऐड किया होगा तो हमारे प्रॉफिट को वो कम कर देगा। देखो यहाँ पे कैश पे कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, है कोई फर्क? फर्नीचर पे, कैश पे, स्टॉक पे, आउटस्टैंडिंग है भाई, पे थोड़ी ना करिए अभी, ठीक है। तो हमारा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा, एक तो हमारे कैपिटल का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, हम जब वेजेस में उसको ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो कि 7,000 है -7,000, और हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को एक और जगह लिखते थे लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी 7,000 की। तो हमारी फिर फाइनल इक्वेशन रहेगी इस ट्रांजैक्शन के बाद 27,000, 50,000, 20,000 इक्वल टू 90,000 प्लस 7,000। आया क्या? हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को दो जगह दिखाते थे, एक तो हम वेजेस में ऐड कर देते थे, दूसरा हम उसको लायबिलिटी में दिखाते थे। तो जब वेजेस में ऐड कर देंगे मतलब हमारा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो हमारे प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल में से ही तो कम होगा क्योंकि हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 कॉस्टिंग 2,400, 4,000 में हमने कोई सामान बेचा है जिसकी कॉस्ट थी 2,400, ठीक है। तो हमारे कैश पे क्या असर पड़ेगा? कैश बढ़ जाएगा 4,000 से, कैश बढ़ जाएगा 4,000 से। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे फर्क पड़ेगा कि वो 2,400 से कम हो जाएगा। स्टॉक हमारा 2,400 की कॉस्ट का था, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और सामने कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट भी तो हो रहा है, कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1,600 प्लस हो जाएगा 1,600। लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं हुई तो लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आफ्टर द फिफ्थ ट्रांजैक्शन विल बी 31,000 कैश, 50,000 फर्नीचर, 20 से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा 17,600 का स्टॉक, सामने होगा हमारे पास 95,600 की कैपिटल और 7,000 की लायबिलिटी। देख लो क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं। 98,600, 98,600 यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। 31 और 50 आपका 81, 81 एंड 7 88, 98, 98,600। यहीं से पता चल रहा है कि हमने सही किया है काम। हर चीज का दो जगह एंट्री होगी, अब वो दो जगह कौन सी होगी वो पहचानना है। तो यहाँ से अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन कैसा आएगा? सबसे पहले थ्योरी कैसी आएगी, इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन को चेंज करके बता देंगे कि कैसे हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल या कौन सी अवधारणा को ये प्रदर्शित करती है? दोहरा लेखा प्रणाली को प्रदर्शित करती है, ठीक है। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आर्थिक चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताती है कि प्रत्येक लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में क्या बोलेंगे? आपको ये इक्वेशन दे देंगे, भाई अभी ये इक्वेशन है,
नया ट्रांजैक्शन ये हुआ है। अब बताओ इसके बाद इक्वेशन क्या होगी, ठीक है? या फिर आपको 2-3 इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे गलती कहाँ है बताओ, इस वाले में, इस वाले में कि इस वाले में। तो इसलिए पहचानना, जानना और समझना आपको आना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एक और क्वेश्चन लिखो। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना किसी भी व्यापारी के लिए अनिवार्य है या नहीं है, ये बताओ। आवश्यक, अनिवार्य, कंपलसरी है नहीं, ये बताओ। परचेज गुड्स में से 2,000 आपका कैश है और 3,000 आपका क्रेडिट है, ठीक है? पहली ये है, दूसरा ये है, तीसरा बताती हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, इसकी कॉस्ट 3,000। रेंट पेड, रेंट पेड 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000। करो। चार एंट्रीज हैं, करो। क्या? क्रेडिट मतलब उधार खरीदा। हाँ, 2,000 का कैश में लिया है, 3,000 का उधार लिया है। अरे, फिर में नहीं कर पाए तो छोड़ दो आप। अब आप मेरे साथ में कर लो, मेरा मतलब ये है, छोड़ो मत, मेरे साथ में कर लो। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर कैश आया 18,000, सामने कैपिटल आ गई 18,000।
तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में गुड्स खरीदा है 2000 कैश में, 3000 क्रेडिट में, तो जी कैश 2000 कम हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक आ जाएगा आपके पास 5000 का ना, स्टॉक भी तो आएगा 5000 का, 5000 का स्टॉक आएगा। अरे 2000 का तुमने कैश में खरीदा, वो वाला भी तो आएगा ना, सिर्फ मेरा क्रेडिट थोड़ी ना आएगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो सामने कैपिटल तो में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी, दैट इज क्रेडिटर्स। लेनदार आ जाएंगे कितने के, 3000 के, तो हमने उधार सामान लिया है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे 18000 और 3000। यही किया था क्या बाकियों ने, एक के अलावा ये किया था, ने किया था बेटा, यही नहीं था, क्यों क्यों? चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने सामान बेचा है, तो कैश हमारे पास 4000 बढ़ जाएगा, क्यों? कैश की एडजस्टमेंट थोड़ी करना है, कैपिटल में हमको जो एडजस्टमेंट करनी है वो सिर्फ करनी है कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, कितना खर्चा या एक्सपेंसेस या व्यय हुआ है, या कितनी हमारी आय हुई है, मतलब कम हुई है, कितना हमने आहरण किया है, कितना हमने ड्राइंग किया है, या उस पे इंटरेस्ट है, ब्याज किस पर, आहरण पर भी जो होगा और पूंजी पर भी जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही चीजें जो है वो एडजस्टमेंट होंगी किसमें से, कैपिटल में से, बाकी सबकी अलग एंट्री होगी ना, ठीक है। दो जगह हो तो गया बेटा इसका एडजस्टमेंट, देख 2000 हमारा कैश कम हो गया, 2000 हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक में भी तो बढ़ा है ना हमने, यहाँ नहीं किया था ना, इसलिए वहां कंफ्यूजन हो गया। 4000 का कैश हमारे पास आ गया, हमने 4000 की सेल करी है, 3000 का स्टॉक हमारे पास से कम हो गया, 3000 का सामान था 4000 में बेच दिया, 3000 का स्टॉक कम हुआ, लेकिन आया हमारे पास 4000, ठीक है। तो लेकिन कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो भी तो हम लेकर आएंगे ना, कैपिटल में प्रॉफिट लेकर आएंगे, तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 19000 प्लस 3000। आया क्या? कैपिटल पहले लिखना, लायबिलिटीज बाद में, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जी प्रॉफिट हुआ ना 1000 रुपए का, 3000 का सामान हमने 4000 में बेच दिया, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कैपिटल में करते हैं। नेक्स्ट, रेंट पेड है 1000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 2000, तो रेंट पेड के लिए तो जी हमारा कैश कम हो जाएगा, और कैपिटल में से 1000 रुपए कम हो जाएंगे, खर्चा है ना हमारा, 1000 रुपए कम हो जाएंगे, 2000 लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे 2000, और कैपिटल में से भी तो माइनस होंगे क्योंकि हमारा लॉस जा रहा है ना। कैश में 1000 रुपए का आएगा कि हमने दिए, 1000 रुपए कैश में पे किए हैं, 2000 अभी बकाया है, ठीक है, तो जो पे कर दिए उसकी एंट्री, जो पे बकाया है उसकी एंट्री, मैंने अलग अलग किया है लेकिन साथ में करना है ना। तो यहाँ पर 19000 का आपके पास कैश बचेगा, 2000 का स्टॉक बचेगा, 16000 की कैपिटल बचेगी, और 5000 का लायबिलिटी बचेगी। यही आया था क्या? ये आया आपका 21000, और ये भी आ गया 21000। कैश है 19000 का,
स्टॉक है 2000 का, कैपिटल है आपकी 16,000 की, और आपकी लायबिलिटी 5,000 की। अब रुक जाओ रुक जाओ, इसको अलग से भी शो कर देते हैं, और इतना ही क्लियर चाहिए तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा और बाद में। कैपिटल के साथ में हमारे क्रेडिटर हैं 3,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 2,000। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस वाली एंट्री के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी है। क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द कैपिटल। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द कैपिटल। पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ फर्नीचर, विड्रॉल ऑफ कैश। परचेज, दूसरा है विड्रॉल, तीसरा है आपका एडिशनल कैपिटल और पेमेंट ऑफ सैलरी। एडिशनल कैपिटल और सैलरी पेमेंट। दूसरा क्वेश्चन, राइट अकाउंटिंग इक्वेशन। आंसर्स लिखने कॉपी में, कि asset is equals to what, capital is equal to what, और liability equal to what। which which transaction will not affect the accounting equation। पहला ऑप्शन है आपका कैश रिसीव, परचेज, कैश पेड, डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या कह रही बेटा? हाँ, ऑब्वियसली जो भी आंसर बताओगे ना उसका रीजन भी बताना है फिर। कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो उसी को चेंज करके बन जाती है।
थर्ड क्या? फर्स्ट वाले का आंसर है थर्ड, एडिशनल कैपिटल। इसमें होगा आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल के लिए होगा असेट, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी के लिए होगा असेट्स माइनस कैपिटल। अब ये थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताओ विथ रीजन। लगे तो फोर्थ रहा है फिर। लेन देन नहीं है। नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं ना, जहां पर कोई लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करते। ओके। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर 20,000। एक्स ने 80,000 कैश और 20,000 का फर्नीचर लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ। 80,000 का कैश और 20,000 का फर्नीचर लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ। लिखनी है। इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन, बैलेंस नहीं बताना, इक्वेशन। कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल, यही तो इक्वेशन होगी। लायबिलिटीज तो है ही नहीं ना अभी, लायबिलिटीज तो है ही नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेट है 2,50,000। असेट है 2,50,000 और आपकी लायबिलिटीज है 80,000। आपको बतानी है कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल थी 1,00,000, एडिशनल कैपिटल उसने लगाई 20,000 और क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के अंत में जो कैपिटल बची वो बची 1,40,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट का अमाउंट बताना है, कितना प्रॉफिट होगा। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल होता है, विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। फोर्थ क्वेश्चन, नहीं आपको सिर्फ बताना है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड will be shown where in अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज हम कहाँ शो करेंगे कि जो इनकम हमें हो गई है लेकिन हमने रिसीव नहीं करी है अभी भी।
5 क्वेश्चन कर लो बस, 5 बार दे रही हूँ, विचार करो। पहले वाले का 1,70,000 आ रहा है, क्या आ रहा है? दूसरे का प्रॉफिट 20,000 आ रहा है। क्या? हाँ, what will be the impact of paying rent? रेंट पे करने का इम्पैक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन? हजार का प्रॉफिट सही है। बताना है क्या इम्पैक्ट होगा विड्रॉल ऑफ कैश का। लिखो लिखो लिखो। इक्वेशन में लिखना है। पहले वाले का जी कैपिटल निकालने के लिए असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दोगे, 2,50,000 माइनस 80,000, दैट वुड बी 1,70,000, 1,70,000 विल बी योर कैपिटल। किया था। सेकेंड वाले में आपका 10,000 कैपिटल थी, ठीक है, 20,000 उसने और लगाई, 1,00,000 कैपिटल थी, 20,000 उसने और लगाई, 1,40,000 कैपिटल कैसे बची जी लास्ट में? 20,000 का ही तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ किया तो एक तो हमारे पास कैश डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही था इम्पैक्ट, कर लिया था सबने। ठीक है, असेट्स माइनस कैपिटल, असेट्स भी डिक्रीज, इसको असेट्स भी तो लिख सकते हो ना, असेट्स डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज, असेट्स माइनस कैपिटल क्यों हो जाएगा? मेरा मतलब अगर हमने इक्वेशन लिखी हुई है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, असेट्स भी कम हो रही है, कैपिटल भी कम हो रहा है, इम्पैक्ट इफेक्ट आप पूछा था, क्वेश्चन नहीं पूछी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो जी ये आपकी एक्रूड इनकम, उपार्जित आय हो गई। ठीक है, तो एक तो हम ये हमारी असेट में शो होती है, आउटस्टैंडिंग क्यों, लायबिलिटी थोड़ी है, इनकम है, असेट है, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक तो हमारी असेट है ये हमारी, कि हमको ये फ्यूचर में मिलेगी, दूसरा हम उसको P&L के क्रेडिट साइड में लिखते थे, ठीक है, इनकम के साथ में ऐड करते थे, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट इंक्रीज करेगी तो हमारे कैपिटल में ऐड होगी, कैपिटल में ऐड होगी और असेट को बढ़ा देगी। कंफ्यूज? मैं तो उपार्जित अनुपार्जित पता होना चाहिए इसके लिए, एक्रूड अनएक्रूड पता है, बताओ अनएक्रूड इनकम क्या होती है? अनएक्रूड इनकम क्या होती है? तो हमने कमाई नहीं, हमको पहले ही मिल गई। देखो जी, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर हमें अभी देना बाकी है
अभी हमको देना पे करना बाकी है, तो हम उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बकाया। ठीक है। और जब हमारे पास ये इनकम की बात आ जाती है, अभी हमें मिलनी बाकी है, हमने उसके लिए काम कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड। एक्रूड। एक्रूड या उपार्जित, कि हमने उसके लिए काम कर लिया है, हमें उसको मिलना बाकी है। ठीक है। और जब हमने एडवांस वाली बात होती है, जब एडवांस वाली बात होती है, तो अगर हमने एडवांस में खर्चे कर लिए हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपेड, पूर्व दत्त। ठीक है। और हमें एडवांस में अगर मिल गई है, हमने उसके लिए अभी काम नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं अनएक्रूड, अनुपार्जित। अभी हमने कमाई नहीं है, उपार्जित नहीं किया गया है उसको। समझ में आ रही है बात? यही चीज, बस नाम अलग अलग है। एडवांस में पे कर दिया है तो प्रीपेड, एडवांस में मिल गई है तो अनएक्रूड। अभी हमने कमाई नहीं है, एडवांस में मिल गई है। अगर देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है तो उपार्जित या एक्रूड, की हमने उपार्जित उसको कर लिया है, मिलना बाकी है। अब ये तो एक सिंपल सी बात यहाँ समझो कि अभी देना बाकी है, मतलब हमारी लायबिलिटी हुई, लायबिलिटी हुई ना। और एक तरह से हमारा लॉस हुआ या एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल के साथ, इसकी तो अलग से ही होती है। ठीक है। और ये हमारी एक असेट है कि हमने कमा ली है, हमको मिल जाएगी क्योंकि हमने उसके लिए काम कर लिया है। ठीक है। असेट है और हमारी इनकम है, या फिर मैं बोलूं कि प्रॉफिट है ना। तो ये भी कैपिटल के साथ में एडजस्ट होती है, और क्योंकि इनकम है तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, तो इसलिए ऐड होगी। ये हमारा खर्चा है या लॉस है, इनकम को कम करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए ये यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ लायबिलिटी में शो हो जाएगा, यहाँ एसेट में शो हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आ जाओ, अगर हमने पहले से ही पे कर दिया है तो हमें इसका फायदा मिलेगा, जो हमें दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारी एसेट है। एसेट है और ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है, क्योंकि हम इसे रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर ये हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी है कि हो सकता है कि हमने उसके लिए पैसा तो ले लिया, हम काम नहीं कर पाए, हमें पैसा वापस करना पड़ गया। ठीक है। और ये एक तरह से हमारा लॉस है, तो इसलिए इसको, ये हमारे प्रॉफिट को कम करती है, तो ये कैपिटल को भी कम कर देगी। आया क्या? कैसे? देखो यहाँ पर बात ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है ना कि ट्यूशंस वगैरह में इकट्ठे कोर्स की फीस चली जाती है कि आप हमको इतना पे करो पूरे कोर्स का। हो सकता है बीच में किसी कारण तुम्हें छोड़ना पड़ता है, किसी कारण कि तुम्हें 6 महीने के पैसे लिए थे, अब तुम्हें 3 महीने में छोड़ना पड़ रहा है, तो अब क्या होगा? आधे पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। तो जो एडवांस में मिल चुका है वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ या पैसे वापस करो। तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटी में शो की जाती है। उनकी गलती हो तो बात अलग है, मतलब वो अगर छोड़े तो बात अलग है, लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो आपको पे करना पड़ेगा ना। क्लैरिफिकेशन जरूरी है भाई। आगे चलो।
क्लियर है? ये इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये हमारी एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम है जो कि हमारी एक असेट है और हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कैसे करेंगे? क्यों इफेक्ट नहीं डाल रही बेटा, पूरा पूरा इफेक्ट डाल रही है। यहाँ एक एंट्री बढ़ा लेते हैं लोग, एक्रूड इनकम की एंट्री दिखा देते हैं। तो परेशान हो रहे हो? परेशान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। शक्ल से तो लग रहे हो परेशान हो गए हो। एक्रूड इनकम, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 2000, 2000 की ऐसी कमीशन है जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमको मिली नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी कहां से आ गई? कमीशन कमा लिए, आई नहीं है, मतलब हमको पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, 2000 रुपये मिलेंगे। तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये हमारी एसेट है तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी एक्रूड इनकम के नाम से 2000। ठीक है, तो अब जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी दैट वुड बी 19,000, 2000 स्टॉक के, 2000 एक्रूड इनकम के, सामने आ जाएगा 18,000 कैपिटल के, 3,000 क्रेडिटर के, और आपके 2,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग खर्च। सही है? आ गई समझ में आपकी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, आज लेट क्लास स्टार्ट हुई है। अनअर्न्ड इनकम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था ना ये वाला, इम्पैक्ट ऑफ पेइंग रेंट। ये अभी अभी किया था हमने कि हमने रेंट पे किया है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 1000 रुपए तो कैश में से जाएंगे और 1000 रुपए कैपिटल में से कम होना, क्योंकि हमारा ये खर्चा है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल विल बी डिक्रीज्ड। ओके, आगे बढ़े क्या? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following does not change the total of asset। चलो वही वाला डेप्रिसिएशन इसका आंसर है, ये वाला कुछ छोड़ देते हैं। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ शो होगी और कैसे शो होगी? अनअर्न्ड मतलब बिना कमाई गई। हाँ, एडवांस इनकम कहाँ शो होगी, कैसे शो होगी? जी बिल्कुल, यही क्वेश्चन है मेरा, यही प्रश्न है, इसका जवाब, इसी का उत्तर आपको देना है। इक्वेशन में कहाँ शो होगी, क्या इंक्रीज करेगी क्या डिक्रीज करेगी वो बताना है। कैश कहाँ से इंक्रीज करेगी भाई? ठीक है, पैसा, सही बात है, कैश बढ़ गया, और कैपिटल क्यों बढ़ गया? है ना बेटा, कैश को इंक्रीज करेगी और लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेगी। ठीक है, सही जवाब, वेरी गुड, आपको मिलता है एक शाबाशी। प्रॉफिट का इम्पैक्ट क्या होता है? प्रॉफिट किस पर इम्पैक्ट डालता है? असेट पर, कैपिटल पर, लायबिलिटीज पर, या सब पर? अच्छा, असेट से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट के असेट बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए,
गलत जवाब दो तो ऐसे दो कि सामने वाले डाउट में आ जाए कि तुम तो गलत नहीं हो बेटा, मतलब आंसर ऐसे दो, नहीं मैडम यही होगा, नहीं बोल रहे हम, आपको नहीं आता तो पूछो। कैपिटल बढ़ेगी, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा जाए? कुछ भी, पक्का? कुछ भी जवाब तो मैं दे ही दूंगी, क्यों से गलत जवाब तो मैं दूंगी। असेट है 2 लाख, लाइबिलिटीज हैं 50,000, असेट्स है 2 लाख, लाइबिलिटीज है 50,000, नेट लॉस है 5,000, तो फाइंड कैपिटल। क्या बता दो बेटा? 1,45,000, पता नहीं, मैं तो क्वेश्चन बनाया है इसमें। क्या बात है, सही आंसर निकलने लग गए बेटा, यही तो करना था हमको, गलत आंसर उसको सही करना था। देखो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट है आपकी 2 लाख, कैपिटल हमको पता नहीं है लेकिन लेट लॉस पता है, लॉस उसमें से माइनस होता है ना, तो माइनस का 5,000, एक्स मान लेते हैं कैपिटल को, प्लस 50,000। ठीक है, तो 1,45 या 1,55? इसको ऐड क्यों करना है पहली बात तो, क्यों माइनस करा था? लॉस कैपिटल में से माइनस होता है तो यहाँ प्लस नहीं करोगे वहां पे ले जाके? एक बात सुनो, तो तुम्हारे आंसर को मान लेते हैं, तो एक तरह से यू आर सेइंग 2 लाख इज इक्वल टू 1,45,000 प्लस 50,000, इज इट? कितना, 95 हुआ ना मेरे ख्याल से, तो ये कैसे करा था बताओ? ये तो बच्चों वाली प्लस माइनस वाली बात है कि भाई 2 लाख में से इसको वहां ले जाओगे तो ये प्लस में चला जाएगा, और इसको वहां ले जाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 1,55,000 आ जाएगा, 1,55,000। अच्छा, ये चीज नहीं आती कि आपको प्लस वाला वहां पे माइनस ले जाना है, माइनस वाला प्लस ले जाना है? बेटा 9th में मैथ तो मैंने भी छोड़ दी, पर ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात, अब वो बात अलग है ही नहीं तो फिर। हाँ, ये यही होता है, जब एग्जाम का प्रेशर, जब क्वेश्चन का प्रेशर आता है ना, तो यही गलतियां होती हैं। रिजल्ट आया मेरा यूपीएससी क्वेश्चन से रह गई ये दोनों। क्या सोची ना, 75 क्या आ गई थी, 1/13 करके आ गई थी 1/14, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन बैंक में सही लगाया है, पोएम और निकल, ऐसे होता है एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम का जब स्ट्रेस, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, तब यही गड़बड़ होती है कि आप प्लस और माइनस ही भूल जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने कैपिटल लगाई है 1 लाख की, कैपिटल लगाई है 1 लाख की, ठीक है, आगे कैपिटल है 20,000 और 10,000 अर्न कर दिया,
एडिशनल कैपिटल है 10,000, प्रॉफिट है आपका 25,000 और विड्रॉ कर लिया है उसने 5,000। आपको बतानी है क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। बस आज का लास्ट क्वेश्चन। एक लाख 20,000, पता नहीं, मैं तो क्वेश्चन बनाया है, निकाल लो बताओ। 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 माइनस 5,000, तो 1,35 और 1,30। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी करेंगे कल। कल हम स्टार्ट करेंगे जर्नल, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द क्लास। क्या किया था हमने वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो पता किया, कौन से प्रिंसिपल को शो कर रही है, क्या शो कर रही है और किसके द्वारा शो की जा रही है वो देख लिया। इम्पैक्ट जो ट्रांजेक्शन्स के पड़ते हैं वो देखे। कैपिटल में हम इन सब की जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट की, लॉस की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, कुछ ड्रॉइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। इसके अलावा लायबिलिटी और एसेट होती हैं। कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग वी आर एंडिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।